अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी क्या हाल है सबके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पहली क्लास आपकी 8 बजे होती है? मैम आज 9 बजे क्लास थी पहली, वैसे 8 बजे होती है। आज पहले 8 बजे कौन सी थी? 8 बजे फ्री था लेक्चर, लेकिन सर का 10 बजे लेक्चर था डॉक्टर मोहसिन साहब का, तो उन्होंने 8 बजे क्लास ले ली है। उन्हें काम था 10 बजे कोई शायद। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे आपकी 8 ओ क्लॉक फ्री सैटरडे की होती है क्लास हुई। इसमें जी सर, जी मैम आज भी फ्राइडे को? 9 बजे होती है। फ्राइडे को 8 ओ क्लॉक आप फ्री होते हो? जी मैम। हेलो। जी जी मैम, 8 ओ क्लाक फ्री होते हैं। जी 8 ओ क्लाक मैंने कहा फ्राइडे को फ्री होते हैं मैम। फ्राइडे को आपकी क्लास ही 9 बजे स्टार्ट होती है, ठीक। जी मैम। चलें ठीक हो गया। चलिए मैं पीडीएफ ओपन करती हूँ। जी नज़र आ रहा है? स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये इनइक्वालिटी 3 एंड आई थिंक इनइक्वालिटी 4 तक पढ़ लिया था, ऐसा ही है? जी मैम। ऐसा ही है, जी ठीक। तो अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमने ये डिड्यूस किया था कि अगर कोई सी एग्जिस्ट करता है तो वो इस टाइप का होगा कि इस तरह की वैल्यू से वो लेस रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से वो ग्रेटर देन इक्वल होगा इस टाइप की वैल्यू से जो इनइक्वालिटी 4 के राइट साइड पे है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो ऐसा जो है सी क्या वाकई एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूफ ये करना चाह रहे थे कि इट इज़ पॉसिबल टू चूज अ रियल नंबर सी सच दैट द मेजराइजेशन कंडीशन दिस इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब दैट इज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी सच दैट इनइक्वालिटी 3 एंड 4 आर सेटिस्फाइड, ठीक हो गया। तो अब वो देखते हैं, उसको चूज करने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा सी क्या वाकई एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाउ फॉर एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स y डैश एंड y डबल डैश ऑफ सबस्पेस u, f naught of y double dash minus f naught of y dash can be written as f naught of y double dash minus y dash can be written as this. स्टूडेंट्स आपसे पूछ रही हूँ, यस मैम। कैसे? लीनियर की प्रॉपर्टी मैम। क्या? बिकॉज लीनियर फंक्शनल, एफ नॉट लीनियर फंक्शनल है ना मैम। बिकॉज एफ नॉट इज अ लीनियर फंक्शनल। ऑलरेडी मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपने ये प्रूव करना है कि वेदर द एक्सटेंशन ऑफ लीनियर फंक्शनल इज लीनियर और नॉट। क्या मिला आपको आंसर इसका? नहीं। फिर मैंने आपको दिया था कि u को, ये जो v1 इस क्वेश्चन में, इसी थ्योरम में हमने v1 क्रिएट की थी, प्रूव करना था दिस इज अ सबस्पेस ऑफ v, वो भी नहीं किसी ने किया स्टूडेंट्स। फिर लीनियर फंक्शनल प्रूफ करना था एफ डैश को, जो हमने किया है। अगर आप ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज जो ऑलरेडी आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आपको मैं देती हूँ, आप नहीं करते तो मैं आपके बारे में क्या डिड्यूस करूँ, बताएं ज़रा, मेरा आपका इंप्रेशन मेरे मैम पे क्या ट्राई बने। किया था मैम, वो सब स्पेस वाला ट्राई किया था।
तो क्या हुआ फिर? ट्राई तो आ गया किया, मैम। फिर ठीक हो गया। और मैम दो, फंक्शनल ये ऐसे ही करना एफ था ना, दो डैश एलिमेंट। मैम सब वो स्पेस ट्राई किया क्राइटेरिया था, से। वो ट्राई किया था, लेकिन नहीं, कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिला। किसका? लीनियर फंक्शनल का? नहीं, वो एक्सटेंशन वाले का। जी, वो जो एक्सटेंशन प्रूव करनी थी ना। एक्सटेंशन। अच्छा चलो, जी। एक्सटेंशन को तो एक साइड पे रखें। आप मुझे ये बताएं कि एफ डैश जो हमने क्रिएट किया है इसी पिछले पेज पे, इसको प्रूफ करना था कि वेदर दिस इज अ लीनियर फंक्शनल ऑन V1। ये किया, जिसकी ये डेफिनेशन दी थी हमने। ये भी नहीं किसी ने किया। अगर आप इस तरह से लेजी रहेंगे आपको खुद ही नुकसान होगा, किसी बंदे को कोई नुकसान नहीं होना, आपको खुद को ही होना है। ठीक है, अगर आप साथ साथ चलेंगे, इन टच रहेंगे चीज़ों के साथ, तो इसमें आपका ही फायदा है। बहरहाल ये चूंकि लीनियर फंक्शनल है एफ नॉट, इसलिए दिस कैन बी रिटन एज दिस, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस एफ नॉट ऑफ वाई डबल डैश माइनस वाई डैश लेस देन इक्वल टू पी ऑफ वाई डबल डैश माइनस वाई डैश। ये कैसे आया? एनी ऑफ यू कैन टेल मी? मैम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 जो हम पीछे लिख के आए कि एफ नॉट ऑफ अकॉर्डिंग टू एक्स लेस देन कंडीशन पी ऑफ। वन, जी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन इन द थ्योरम जो जी हमने मैम। सपोज किया है। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि सपोज दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये था कि लेट एफ नॉट फ्रॉम यू टू आर बी अ लीनियर फंक्शन सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एफ नॉट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक हो गया, तो ये यू के तमाम एलिमेंट के लिए हमने कहा कि ऐसा जो है वो सेटिस्फाई होता है। ये सपोजिशन है बाय द सपोजिशन ऑफ द थ्योरम। ठीक है, तो चूंकि y डबल डैश माइनस वाई डैश ये u का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि ये दोनों u के एलिमेंट है, तो y क्या एडिशन प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि अंडर एडिशन ये क्लोज्ड होगा। ठीक हो गया, तो ये एलिमेंट किसका होगा? u का एलिमेंट है। u का एलिमेंट होने की वजह से हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं जो सपोजिशन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, z को प्लस और नेगेटिव कर दिया है। ठीक हो गया। ये करने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम दरमियान में दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में प्लस जा रहे हैं। किसके दो एलिमेंट? ये देखें, ये भी v का एक एलिमेंट है, ये भी v का एक एलिमेंट है। ठीक हो गया, क्योंकि z हमने ऐड कर दिया ना, z किसको बिलोंग कर रहा था? v माइनस u को। ठीक है, तो लेकिन बहरहाल ये v का तो एलिमेंट है और ये भी v का एलिमेंट है, दोनों की एडिशन v का एलिमेंट, इसी तरह से ये v का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आ रही थी, हमने सब्ट्रैक्शन अंदर अप्लाई कर दी। वजह क्या है कि हम कॉन्वेक्स फंक्शनल की थर्ड एक्सियम्स यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स फंक्शन की थर्ड एक्सियम क्या है कि p ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू p ऑफ x प्लस p ऑफ y। ठीक हो गया, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। हेंस वी कैन राइट दिस इनइक्वालिटी एज वाई डैश वाली टर्म्स सेपरेट कर ली, वाई डबल डैश वाली टर्म्स सेपरेट कर दी। ठीक हो गया, तो चूंकि यहाँ पे वाई डैश आ रहा है, यहाँ हम इसको एफ नॉट वाई डैश के साथ कर लेंगे। ये वाई डबल डैश वाली टर्म है, और राइट साइड पे भी जो वाई डबल डैश वाली ये टर्म है एफ नॉट वाई डबल डैश, इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो इनइक्वालिटी 5 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने थोड़ा जो सोचना है वो ये है, मैं रिकॉल कर रही हूँ, एफ नॉट इज अ लीनियर फंक्शनल, ठीक है, फ्रॉम यू टू आर। p इज अ कॉन्वेक्स फंक्शनल फ्रॉम v टू r। ओके, तो ये चूंकि v का एलिमेंट है, इस पर p अप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? स्टूडेंट्स आपसे प्लस पूछ रही हूँ, प्लस आंसर क्या प्लस आएगा? पी ऑफ वाई प्लस जी। नहीं नहीं, p ऑफ माइनस वाई डैश माइनस z का आंसर क्या आएगा? एक रियल नंबर होगा ना। जी। ठीक हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये v का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। वजह क्योंकि ये y डैश एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है u का, ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है v माइनस यू का, तो लिहाजा ये v का एलिमेंट है। और p फंक्शनल किस पे है? v टू r, लिहाजा ये इमेज जो है वो कैसा नंबर है? एक रियल नंबर है। सिमिलरली ये भी एक रियल नंबर है, बिकॉज एफ नॉट इज लीनियर फंक्शनल। ठीक हो गया। सिमिलरली दिस इज अ रियल नंबर एंड दिस इज अ रियल नंबर, इनकी सब्ट्रैक्शन, इन दोनों की एडिशन रियल नंबर, ये रियल नंबर्स हैं। इन दो रियल नंबर्स के दरमियान हम क्या कह रहे हैं कि लेस देन का ऑपरेशन है। ठीक है, इस टाइप के जो एलिमेंट्स आएंगे वो लेस देन रहेंगे इस टाइप के एलिमेंट्स से। आ रही बात समझ? जबकि y डैश और y डबल डैश जो है वो क्या है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं u के। ठीक हो गया। अब ये रियल नंबर्स हैं,
y डैश अगर u का कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो और y डबल डैश कोई एक एलिमेंट, देखें u में तो इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स पड़े होंगे ना, क्योंकि वो उसकी सब स्पेस है, ठीक है। और हमने कहीं नहीं कहा हुआ कि ये फाइनाइट है। अगर हम कह देंगे फाइनाइट है तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम कह देंगे ये इन्फिनिट है तो इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो डिपेंड करता है v और u क्या किस टाइप की हम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये दोनों केसेस के लिए है, इन जनरल हम प्रूफ दे रहे हैं। सो y डैश और y डबल डैश उनके आर्बिट्रेरी एलिमेंट z आर्बिट्रेरी है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि इस तरह के कई सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जिनमें ये इनसे लेस रहेंगे, ठीक हो गया। अब देखें काफी सारे u के एलिमेंट्स के लिए ये नंबर्स आएंगे, काफी सारे u के जी काफी सारे u के एलिमेंट्स के लिए ये नंबर आएंगे, रियल नंबर्स ही हैं ये सारे। जब ये रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स की कलेक्शन बनती जाएगी लेफ्ट साइड पे जितने भी आ रहे हैं, ठीक है। ये भी रियल नंबर्स की कलेक्शन बनती जा रही है जो राइट साइड पे आ रहे हैं। सेट है ये भी सेट है, ये भी इस तरह के एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो भी आर का सबसेट है, ये भी आर का सबसेट है। आर का सबसेट है तो जाहिर सी बात है फिर उसमें सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करती है, यू नो डेट, ठीक है। आर इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ऐसा ही है लेस देन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगी, वो चाहे उस सेट को बिलोंग करे या ना करे, ये एक अलग बहस है, लेकिन सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगी, ठीक हो गई बात। ये रियल एनालिसिस का आप जो है वो हवाले से आपने कह दिया क्या कि सी डैश जो कोई इस तरह के सेट, इस तरह के ये जो लेफ्ट साइड इस तरह के सेट्स की कोई ना कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करती है वेयर वाई डैश बिलोंग्स टू यू, ठीक है। और इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी इन्फीमम भी एग्जिस्ट करती है। देखिए इनकी भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी, ये इनकी हमें उससे लेकर कोई सरोकार नहीं है, इनकी हमने जस्ट सुप्रीमम लिखा, इन्फीमम नहीं लिखा, इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम सुप्रीमम क्यों करना चाह रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं दीज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सच टाइप आर लेस देन इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सच टाइप, ठीक हो गया। तो इसका मतलब इन ये सारे एलिमेंट्स अगर इनसे लेस है तो इन सब की सुप्रीमम भी इनसे लेस रहेगी, ठीक है। इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स जो हैं अगर इससे ग्रेटर हैं इनकी इन्फीमम भी इनसे ग्रेटर रहेगी, ठीक हो गया। आगे बात समझ। तो आप ये कह लें कि जैसे सपोज इन सब की एलिमेंट्स की सुप्रीमम जो है सपोज वो बन रही है क्या बन रही है 7.5 बन रही है, ठीक है। और इस तरह के तमाम एलिमेंट्स की सुप्रीमम जो है सपोज कर लिया कि वो 7.6 बन रही है, ठीक है। तो ये 7.5 7.6 से लेस ही रहेगा, लेकिन फिर भी 7.5 और 7.6 के दरमियान बेशुमार नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो कि रियल नंबर्स होंगे, ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। सो सी डैश इज सुप्रीमम सच सपोज कि इस तरह के एलिमेंट्स के सुप्रीमम को सी डैश का नाम दे दिया, इस तरह के एलिमेंट्स के इन्फीमम को सी डबल डैश का नाम दे दिया। ये इनइक्वालिटी चूंकि होल्ड करती है एंड वाई डैश एंड वाई डबल डैश आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं यू के, लिहाजा बाय दिस इनइक्वालिटी एंड बाय आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ यू we can say that c dash is less than equal to c double dash. Understand? जी मैम। जी कोई बात पूछने वाली तो आप पूछ सकते हैं, वैसे मैंने एक्सप्लेन तो काफी कर दिया है लेकिन इवन देन। अच्छा जी नेक्स्ट, अगर ये से लेस है फिर मैंने वही जो 7.5 और 7.6 की एग्जांपल दिया कि सपोज दिस इज 7.5 एंड दिस इज 7.6, देन अगेन देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, infinite number of real numbers between these two real numbers, ठीक हो गया। तो that's why now we can choose a real number c such that which lie between these two elements c dash and c double dash, ठीक हो गया। In general there are infinite number of values of c as there are infinite number of extensions of f naught। जैसा कि मैंने पहले आपको नोट में शुरू में लिखवाया था कि किसी भी फंक्शनल की जो रेस्ट्रिक्शन है वो यूनिक होती है, ठीक है। लेकिन किसी भी फंक्शनल की जो एक्सटेंशंस है वो इन्फिनिट मैनी एक्सटेंशंस आप ले सकते हैं, कई सारी आप उसकी एक्सटेंशन का मतलब यही है कि आपने उस स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, और फंक्शन अप्लाई कर देना है। आप उसकी अगर वो एक इन्फिनिट मतलब सपोज आप एक छोटा सा फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट भी ले लेते हैं ना जिस पर फंक्शन डिफाइन था, उसमें एक एक नंबर का इजाफा करते जाए तो इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स आप उसमें ऐड करके और इन्फिनिट मैनी एक्सटेंशंस जो है वो फंक्शंस की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ
सी विच लाई बिटवीन सी डैश एंड सी डबल डैश। ठीक हो गया। अब देखें ये सी उसी तरह का नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने कहा ये सी जो है वो लेस देन है सी डबल डैश के, ठीक है। और सी डबल डैश क्या है? इनफीमम ऑफ सच टाइप ऑफ एलिमेंट। कौन से एलिमेंट्स? पी ऑफ वाई डबल डैश प्लस जी माइनस एफ डैश वाई, जबकि ये किसका एलिमेंट है? यू का। ये यू का एलिमेंट है और उसमें जी प्लस हो रहा है। अब पिछले पेज के पर जाएं अगर आप, तो दोबारा आपको ये थोड़ा अंदाजा होगा कि ये जो सी आपने क्रिएट किया था, देखिए आपने इनइक्वालिटी 3 में ये लिखा था सी इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ यू का एक एलिमेंट। देखिए एक्स अगर यू का एलिमेंट है तो एक्स ओवर अल्फा भी यू का एलिमेंट है। ठीक हो गया। यू का एलिमेंट प्लस जी माइनस एफ नॉट यू का एक एलिमेंट। ठीक होगी बात। तो सी ने इससे लेस रहना था जब हमने कहा था कि अगर मेजराइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो सी इस टाइप के एलिमेंट से लेस रहेगा। इससे लेस रहेगा तो इसका मतलब फिर इनके इनफिमम से भी लेस रहेगा, यानी सी डबल डैश से भी। इसी तरह से इनइक्वालिटी 4 में अगर आप देखें कि सी ने इससे ग्रेटर होना था। ठीक हो गया। माइनस पी ऑफ यू का एलिमेंट माइनस जी माइनस एफ नॉट ऑफ यू का एक एलिमेंट। तो अगर आप देखें तो ये सी डैश जो है वो असल में इस टाइप के एलिमेंट्स की ही सुप्रीमम है। सही, ये देखें। सो दैट्स व्हाई वी से दैट देन फॉर दिस वैल्यू ऑफ सी, जो भी हमने कहा कि एग्जिस्ट करता है, हमें श्योर हो गया है by the knowledge of real analysis, then for this value of c the linear functional f dash defined on v1 by 2 satisfies the condition this. For this value of c the linear functional f dash किस पे हमने डिफाइन किया था? v1 पे। v1 क्या था? u की एक लार्जर स्पेस थी और f डैश क्या था? f नॉट की एक एक्सटेंशन थी। ठीक है। देखिए f नॉट एक लीनियर फंक्शन था, f डैश को जब हमने डिफाइन किया था तो ये हमने देखा था कि ये f नॉट की एक एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि u के एलिमेंट के लिए इन दोनों के इमेजेस सेम रहते हैं, सिर्फ u के एलिमेंट के लिए। ठीक हो गया। f डैश का एलिमेंट और f डबल डैश का एलिमेंट u के एलिमेंट के लिए सेम है, लिहाजा ये f डैश की, और ये क्यों सेम है अगेन मैं आपको इधर रिपीट कर देती हूँ कि ये देखें, अगर u का एलिमेंट जस्ट आप x लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, ये 0 कब हो सकता है? बिल्कुल ये जब z 0 हो जाए तब भी हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाए तब भी हो जाएगा। तो f डैश ऑफ x किसके इक्वल आएगा? f नॉट ऑफ x के इक्वल आ रहा है ना अल्फा 0 के लिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को? तो f dash of x is equal to f naught of x for all x belongs to u. It mean f dash is an extension of f naught. ठीक है। और ये लीनियर फंक्शनल भी है, मैंने आपको कहा प्रूफ करें और इसमें ऐड करें, ये आपका काम है, आपने करना है, इसमें ऐड करना है इसको लीनियर फंक्शनल प्रूफ करके। सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ c the linear functional f dash defined on v1 by 2 satisfies the condition f dash of x less than equal to p of x for all x belongs to v1। यहाँ for all x belongs to v1 आएगा या u आएगा? Can any of you explain? स्टूडेंट्स जाग रहे हैं कि सो गए हैं? v1 ही आएगा मैम। जी v1 ही आएगा, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वहां अब ये उससे कंफ्यूज ना हो कि हमने तो f डैश ऑफ x प्लस अल्फा z लिखा था, तो x u का एलिमेंट था, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर पूरे का पूरा हम x ले रहे हैं तो इट मीन f डैश अप्लाई किस पे हो रहा था? v1 पे। तो इसलिए अब अगर हम यहाँ पर x प्लस अल्फा z लिख देते हैं की बजाय हम लिख देते हैं सिर्फ x, तो ये पूरे का पूरा x जो है असल में v1 का एलिमेंट है। और ऑलरेडी हम जानते हैं v1 किस टाइप का एलिमेंट्स है, दिस किस टाइप का सेट है? दिस इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टाइप विच इज द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ u and the scalar multiplication of elements of v minus u with some scalar alpha। ऐसा ही है। तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि स्टार्ट हमने यही लिया था कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें वो सी फाइंड आउट करना है, तो सी मिल गया। ठीक है। अगर ये सी मिल गया है तो इसका मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अंडरस्टैंड? अच्छा, क्या मसला हो रहा है लैपटॉप के साथ? एक मिनट जी, ये देखें नाउ, बिकॉज वजह फिर बस यहाँ पे वही रीजन ही लिखने, बिकॉज कंडीशन 3 and 4 आर सेटिस्फाइड। ये 3 और 4 सी के लिए थी। ठीक है। hence f dash is an extension of f naught to a subspace v1
कंटेनिंग यू, सबस्पेस v1 ये किसकी है, v की सबस्पेस है, लेकिन ये u को कंटेन कर रही है, यानी u इज अ subspace of v1 and v1 is a subspace of v. Understand? So f dash is an extension of f naught to a subspace v1 of v, which completely contains u and satisfies condition 1. अच्छा जी, यहां तक आपने एक काम किया, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट में हम क्या करना चाह रहे हैं, लीनियर फंक्शनल को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं लीनियर फंक्शनल पर, जो कि लीनियर फंक्शनल की कोई ख़ास कंडीशन जो भी आपने लगाई हुई है, जैसे यहाँ पर लेस देन इक्वल की लगी हुई है, तो वो उसको वायलेट ना करे, सेम रहने दे, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया, उसकी एक सबस्पेस ली गई वी की, जो यू की लार्जर स्पेस है, उस पर उसको एक्सटेंड किया गया, और हमने फाइंड आउट कर लिया कि उस पर एक्सटेंड कर सकते हैं, लीनियर फंक्शनल ही रहेगा, एक्सटेंशन आ जाएगी लीनियर फंक्शनल की, और जो कंडीशन थी हमारे पास, कंडीशन नंबर 1, वो भी वायलेट नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ तक आपने ये किया। अब इसी को इंडक्शन, एज एन इंडक्शन अप्लाई करते हुए हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस काउंटेबल सेट ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रही है, देन क्या होगा, और अगर ये अनकाउंटेबल सेट ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रही है, देन क्या होगा, ठीक है। वेक्टर स्पेस के बारे में आप जानते हैं कि इसके बेसिस के एलिमेंट्स बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे कई वेक्टर स्पेसेस ऐसी है जिसके बेसिस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, बाज़ ऐसी हैं जिनके बेसिस के एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। ऐसा ही है ना, जैसे Rn है, r⁴n है, एक वेक्टर स्पेस है, और ये काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रही है, ऐसा ही है, ठीक है। L इन्फिनिटी CAB, जो स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन AB आपने ली, हिल्बर्ट स्पेस ली, L2, इस तरह की स्पेसेस आपने कई पढ़ी, जो कि मैट्रिक्स स्पेसेस तो हैं ही हैं, लेकिन आपने वेक्टर स्पेसेस में भी अलजेब्रा 2 में पढ़ा होगा कि ये हैं। तो मतलब कि आप किस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरह की वेक्टर स्पेसेस से आपको वास्ता पड़ता है। तो अब चूंकि हमने इसको प्रूफ को, इस थ्योरम को इन जनरल प्रूफ करना है, तो लिहाजा दोनों को ही कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया। तो ये स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, नाउ सपोज दैट V एज अ लीनियर स्पेस is generated by countable set of elements, that is x1 x2 so on xn in V, ठीक हो गया। then we construct a linear functional on V by induction on n, ठीक है। यानी पहले आपने f0 से f1 f डैश तक एक लीनियर फंक्शनल क्रिएट कर लिया था, u से v1 पर एक आपने सुपर स्पेस उसकी ली और एक लीनियर फंक्शन क्रिएट कर लिया, जो कि गिवन कंडीशन को वायलेट नहीं करता, ठीक है। अब इसी पर इंडक्शन ले रहे हैं, दैट इज वी हैव टू vn ईच कंटेन्ड इन द नेक्स्ट। तो हमने एक सीक्वेंस ऑफ सब स्पेसिस कंस्ट्रक्ट कर ली, विच इन विच ईच कंटेन्ड इन द नेक्स्ट। ये कैसे की, ये आप थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको सुन लें। देखें, अभी आपने पिछले ये स्टेप नंबर 1 में यही किया कि u की एक लार्जर स्पेस ली v1, ठीक हो गया, जो किससे जनरेट हो रही थी v1, u से और v माइनस u के एक एलिमेंट से, ठीक हो गया, z से, यानी आपने कह दिया अगर ये z जितने भी आपने लिए v माइनस u, अगर ये फाइन किस बेसिस के एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं और काउंटेबल हैं, ठीक है, अगर ये वेक्टर स्पेस आप काउंटेबल लेते हैं तो ये काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे बेसिस में, ठीक है। तो ये z की जगह यहाँ पर अब x1 कहा जा रहा है, जरूरी नहीं है आप x1 कहें, यहाँ पर अगर आपने z1 z2 zn एंड सो ऑन ये यूज करना है तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल यहाँ पर मैंने x1 लिख दिया, तो यहाँ पर लेकिन x1 उसी का रोल प्ले कर रहा है, वही रोल प्ले कर रहा है जो पिछले स्टेप में z रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। सो v1 इज जनरेटेड बाय u एंड x1। अगर अब ये इससे जनरेट हो रहे हैं, u की लार्जर स्पेस v1 है जो कि इन दो से जनरेट हो रही है, तो अभी स्टेप 1 में आपने यही प्रूव किया कि u पर जो फंक्शन डिफाइन था क्या था, f0 कैन बी एक्सटेंडेड टू f डैश विच इज डिफाइंड ऑन v1 एंड विच सेटिस्फाइज द कंडीशन नंबर 1,
ठीक हो गया। तो यहाँ तक आप पहले काम कर चुके हैं, अंडरस्टैंड। अब इसी को जो डिडक्ट करना है इंडक्शन से, इसी को ले लेना है, ठीक है। इंडक्शन कैसे कि मसलन अब देखिए V1 है, अब आपके पास एक्सटेंशन आ चुकी, अब आपके पास सॉरी एफ डैश एक्सटेंशन आ चुकी है जो कि V1 पर डिफाइंड है, ठीक हो गया। अगर V1 ले लें यहाँ पर आप, अगर यहाँ पर आप V1 ले लें u की जगह, एक और एलिमेंट ले लें बेसिस का x2, इन दोनों से उसी तरह से एक V2 जनरेट करें जैसे स्टेप नंबर 1 में की है, क्योंकि ये एक सबस्पेस है V की, जैसे मैंने आपको कहा इसको प्रूफ कर लें कि ये सबस्पेस है। U के बारे में गिवन था कि वो सबस्पेस है, V1 के बारे में आपने खुद प्रूफ करना है ये सबस्पेस है। अब सबस्पेस है ये, ठीक है। अगर ये एक सबस्पेस है एक और एलिमेंट के साथ, और V1 के साथ अगर हम एक स्पेस जनरेट करते हैं V2, तो ये जो है क्या होगी एक लार्जर स्पेस होगी V1 की। जैसे वहां पे V1 U की लार्जर स्पेस थी, ऐसे यहाँ पे V2 जो है वो V1 की एक लार्जर स्पेस है। और बिल्कुल उसी तरह से स्टेप नंबर 1 की तरह V2 पर आप एक एक्सटेंशन डिफाइन कर सकते हैं एफ डबल डैश, जो कि किसकी एक्सटेंशन होगी, एफ डैश की। स्टूडेंट आप बात को फॉलो कर रहे हैं? जी मैम। ठीक हो गया ना। अब जो जी मैम। V2 पर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ डबल डैश, वो लाजमी तौर पर एफ डैश की एक्सटेंशन हो जाएगी जो कि V1 पर डिफाइंड था। जब ये ऐसा हो जाएगा, और बिल्कुल उसी स्टेप की तरह, हमें दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टेप 1 में हम प्रूफ कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यानी इट मीन कि आपके पास उस केस में भी कोई ना कोई रियल नंबर C जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ डबल डैश के लिए क्या लिखेंगे आप, एफ डबल डैश ऑफ x लेस देन इक्वल टू p ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V1 देयर एग्जिस्ट C। और क्यों, अभी से मैंने जो ब्रैकेट में बात लिखी थी, लिहाजा इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी C की, ठीक है। तो एक को फिर सी विल अंडरस्टैंड जरूर होनी चाहिए बात, लिखना तो आपने यही 2 लाइनें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन इसके पीछे जो थ्योरी है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। तो V2 आ गया, इसी तरह से चलते रहे V3 V4 एंड सो ऑन Vn पर आप पहुंचेंगे जो कि लार्जर स्पेस होगी किसकी, Vn-1 की, ठीक है। और F सपोज होगी वो Fn होगी जो Vn पर डिफाइंड होगा और जो लीनियर फंक्शन होगा, और इसी सिलसिले से और इसी कह लें कि वेक्टर स्पेसेस का कि एवरी वेक्टर can be written as the linear combination of the basis vector. That's why this f naught can be extended to a linear function which is defined on the whole space V. ठीक होगी बात। तो इसका मतलब कि पूरी स्पेस पर आप जो है इस फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो काउंटेबल सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। अच्छा ठीक है। तो आपके क्लास में एक स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप हो गया है। अभी जो काउंटेबल सेट का हमने स्टेप 2 पढ़ा है, आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं स्टेप 3 शुरू करती हूँ तो वो बात लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट में हम यही काम करेंगे कि अगर कोई वेक्टर स्पेस जो है अनकाउंटेबल सेट ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रही है, देन क्या उसके लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाएगा वो हम देखेंगे बाद में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। और